A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in the online session of electrical machines online course. In the previous session, we have discussed about AC electrical machines and especially asynchronous motor and synchronous motor. In this slide, you can see the type of AC machine, that is a synchronous machine. And in this machine, you can see it consists of stator and rotor. In previous session, we have discussed synchronous machine used for improvement of power factor and use for a constant load that consists and can work on the variable speed. सिंक्रोनस मोटर के हवाले से हमने लास्ट बात की थी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर के ऊपर काम करता है और इस मोटर का एक मज़ीद फीचर ये भी है कि ये वेरिएबल लोड के ऊपर काम कर सकता है अनटिल अनलेस इसके ऊपर लोड चाहे आप कितना भी वेरिएशन के लेवल पे रखें, मिसाल के तौर पे आप इस पे लोड ज़्यादा करें या कम करें, इसके आरपीएम वेरी नहीं होंगे, कांस्टेंट आरपीएम पे ये काम करेगा, वर्क करेगा। सो इस हिसाब से इस मोटर की कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो इसमें फील्ड वाइंडिंग सेपरेट होती है और जो फील्ड वाइंडिंग आई मीन दी स्टेटर वाइंडिंग सेपरेट होती है और जो हमारी रोटर की वाइंडिंग होती है वो सेपरेट होती है। रोटर की जो वाइंडिंग होती है वो सेपरेटली हम प्रोवाइड करते हैं डीसी एक्साइटेशन के लेवल पे। डीसी एक्साइटेशन के लिए जो डीसी हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम या तो रेक्टिफिकेशन से हासिल करते हैं या फिर बैटरीज के ज़रिए से। तो स्टेटर और रोटर जिस तरह से हमारे सामने नज़र आ रहा है उस तरह कंसिस्ट होता है। अमूमन ये मोटर 3 फेज़ में लगाई जाती है, लेकिन सिंगल फेज़ में भी सिंक्रोनस मोटर मार्केट में अवेलेबल है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है जो सिंगल फेज़ की सिंक्रोनस मशीन होती है। सिंक्रोनस मशीन जो सिंगल फेज़ की होती है उसमें भी कैटेगराइजेशन ऐसे ही होती है कि स्टेटर वाइंडिंग को हम सिंगल फेज़ और न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं सप्लाई विद द कैपेसिटर एंड डीसी एक्साइटेशन, सॉरी कैपेसिटर नहीं लगता है इसमें, बट द डीसी एक्साइटेशन वुड बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम डीसी और रेक्टिफिकेशन। और डीसी में हम फेज सेपरेशन नहीं करते क्योंकि डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी में सेपरेशन ऑफ करंट एज कम्पेयर टू एसी होता है। देन आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ एसी मशीन के ऊपर जो कि हमारी इंडक्शन मोटर है। हाउ द इंटरनल इंडक्शन मोटर वर्क्स, वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड लगाई जाती है अक्सर व बेशतर मोटर्स में, वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है जिसके नतीजे में मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है और स्पेशली फॉर एसी इंडक्शन मोटर्स। बाकी इसके अलावा क्लच मैकेनिज्म भी मोटर में अवेलेबल होता है। जो अमूमन हमारे पानी की मोटर होती है उसमें क्लच मैकेनिज्म भी बैक एंड ऑफ दी स्टेटर वाइंडिंग पे अवेलेबल होता है, जो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को सेपरेट करने के लिए आफ्टर द स्टार्टिंग टॉर्क इस्तेमाल किया जाता है क्लच मैकेनिज्म। तो मेरे ख्याल में अक्सर व बेशतर को क्लच मैकेनिज्म पता भी होगा, ये इस एंड पे क्लच मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। Up till now, anyone have any kind of query in today's session or in previous session, you can feel free to ask. I will answer your questions and resolve your queries. If you have any kind of query in today's session and previous session as well, so you can feel free to ask. I will answer your queries. Otherwise, I continue the session. इंडक्शन मोटर के बारे में अगर आप ये देखें तो उसकी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टार्टिंग के अंदर जो ये सेपरेशन हमें कंपोनेंट्स के ब्याह पे नजर जा रही है, यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स कहलाते हैं ये इसके, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स जहाँ से सप्लाई हम इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करते हैं, आइदर इट इज़ अ 3 फेज और आइदर इट इज़ अ सिंगल फेज। देन हम ये इसकी हाउसिंग और केसिंग कह सकते हैं आप इसे। ऊपर इसकी नेम प्लेट होती है और साथ ही साथ इसमें इसकी योक बनी हुई होती है, स्टेटर का ये पार्ट होता है और इनसाइड द इन बिटवीन रॉड वी कॉल्ड अ रोटर, ये इसका रोटर होता है। ये रोटर इस स्पेसिंग में इंसर्ट होता है
और स्टेटर और रोटर के दरमियान जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके नतीजे में रोटर आपका रोटेट करता है। स्टेटर की जो स्पीड होती है वो रोटर की स्पीड से ज़्यादा होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे स्टेटर और मूव करता ही नहीं, हम स्पीड की बात कहाँ से कर रहे हैं। असल में होता ये है कि स्टेटर की अपनी एक स्पीड होती है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट कह लें, आप ये मैग्नेटिक फील्ड कह लें, जो ज़्यादा रखा जाता है रोटर से। रोटर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को अचीव करने की कोशिश करता है, और ये एक डिफरेंस ऑफ स्पीड या स्लिप रखा जाता है, जिसके नतीजे में आपका स्टेटर रोटर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को अचीव करने में लगा रहता है, जो कि वो कभी भी अचीव नहीं कर पाता उसे, और वो कंटिन्यूसली रोटेशन में लगा रहता है। तो इसीलिए जो इंडक्शन मोटर ये जो नज़र आ रही है, इसका एक नाम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी है, क्योंकि ये स्क्विरल केज की तरह काम करती है। स्क्विरल केज का मतलब कोई बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्विरल केज इन दिस मोटर? The concept, what is the concept of squirrel cage, that the reason we are called this motor as the squirrel cage induction motor. और एक मेन डिफरेंस होता है जो कि बाउंड रोटर मोटर कहलाती है, बाउंड रोटर भी कहते हैं इसे, और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड बाउंड रोटर? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स? Yes, my friends, can anybody tell me that what is the meaning of squirrel cage induction motor, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्विरल केज? अच्छा, केज कहते हैं पिंजरे को, और स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को, या एक ख़ास चूहे की किस्म होती है। तो स्क्विरल जो होता है वो केज में मौजूद होता है, और वो उसके लिए एक ऐसा रनिंग मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसमें एक चीज़ का एक पीस रखा जाता है, और वो उसे कैच करने की कोशिश में रहता है। और क्योंकि वो स्क्विरल रोटेट कर रहा होता है, और वो उससे कोई रोटेटिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं, फ़ैन या कोई और चीज़। बाज़ कार्टून्स के अंदर इसको दिखाया गया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये एक फर्जी सी बात है। बहरहाल वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है स्क्विरल केज इंडक्शन, स्क्विरल केज का, जो कि इसमें इस्तेमाल हुआ है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के तौर पे, क्योंकि इसका जो केज बना हुआ होता है ना रोटर का और स्टेटर के कॉन्सेप्ट के दरमियान, वो स्क्विरल केज की तरह से होता है, इसीलिए इसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ये बाकायदा एक हिस्टोरिकल बात है, एक फर्जी सी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होता है। दैट्स द रीज़न कि इंडक्शन मोटर को हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, इस तरह की जो राउंड बाउंड बेस बनी हुई होती है। स्टार्टिंग और एंडिंग में हमारे बेरिंग्स लगे हुए होते हैं, जो हमारे सामने यहाँ नज़र भी आ रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग बेरिंग, जिसके ऊपर ये केस के अंदर ये बेरिंग इंसर्ट होते हैं, और उसकी बाउंड्रीज पे, यानी कि यहाँ केस में बेरिंग रखा जाता है और इस केस में बेरिंग रखा जाता है। ये बाकायदा पूरा फिक्स होता है यहाँ से यहाँ तक, और उसके हैंग आउट के इन बिटवीन रोटर को प्लेस किया जाता है। रोटर बेरिंग के ऊपर रोटेट करता है इन बिटवीन दी स्टेटर वाइंडिंग। ओके, आखिर में ये बेरिंग लगा होता है, और उसके बाद जो है स्टेटर की रोटर की शाफ्ट के साथ एक फ़ैन लगा होता है, जो कि एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग मैकेनिज्म में काम दे रहा होता है। मोटर को कूल करने के लिए तीन चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो ये हाउसिंग, जो कि हॉलो रखी जाती है, जालीदार, और फ़ैन एक इस्तेमाल किया जाता है ठंडा रखने के लिए ख़ास तौर पे, और यहाँ से एग्जॉस्ट के तौर पे फ़ैन इसकी हवा को बाहर निकालता है। ये हाउसिंग इस तरह रखी जाती है। फर्दर ये जो आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा गया है हीट सिंक के तौर पे, ताकि जो अंदर हीट प्रोड्यूस हो उसको रेडिएट किया जा सके एनवायरनमेंट में। उस मकसद के लिए ये जो बॉडी है इस तरह से बनाई जाती है। ओके जी, ये फ्रेम फिर यहाँ पे पैकेज की सूरत में हमें प्रोवाइड किया जाता है, और ये पूरा जो टर्मिनल बॉक्स पर ये भी जिक्र हो गया है, ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, जो कि हाउस होल्ड बेस्ड इंडक्शन मोटर और कमर्शियल लेवल के इंडक्शन मोटर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे सामने ये नज़र आ रही है। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं गाइड कर दूँगा आप लोगों को। अदरवाइज आई कंटिन्यू टुडे सेशन विद द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इंडक्शन मोटर के बाद जो हमने देखी, अब आती है जी सिंक्रोनस मशीन्स।
सिंक्रोनस मशीन इंटरनल स्ट्रक्चर तो मैं आप लोगों को उसका बता चुका हूँ, डीसी एक्साइटेशन और उसके वाइंडिंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, लेकिन डेफिनेशन और उसकी रिजम्बलेंस के वो किस तरह रिप्रेजेंट होती है वो आपके सामने अब यहाँ पे आ रही है। तो इसको देखें और इसमें कोई सवाल या डिफ़िकल्टी है तो पूछें, देन हम इसकी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। Up till now, if anyone have any kind of question or query, please feel free to ask. I will answer your question and resolve your queries. If you have any kind of query till now, please feel free to discuss. I will answer your questions. Hopefully all the things are clear in your mind and you have no kind of question till now. So we continue the session with the definition of synchronous machine. Synchronous machines are motors and generators whose magnetic field current is supplied by separate DC power source. We already seen this thing in previous slides, or you can see the size of synchronous motor, that how enormous the size of DC motor. The person who is servicing the motor, who's is inserted in the motor for the maintenance purpose, you can see he's looks tiny as compared to the motor. ये जो मोटर होती है बड़े साइज में होती है और ये इनॉर्मस साइज में इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए और वेरिएबल लोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड में चलने के लिए इन मकसद या मकासद के लिए इन मोटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर इंडक्शन मोटर को हम अगर देखें, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इंडक्शन मोटर जिसको एसिंक्रोनस मशीन्स भी कहते हैं आर मोटर्स एंड जनरेटर्स whose magnetic field current is supplied by magnetic induction transformer action into their field winding. ट्रांसफार्मर एक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेटर की जो स्टेटर एज अ प्राइमरी एक्ट करता है और जो रोटर है वो सेकेंडरी के तौर पे इसमें एक्ट करता है, इसलिए मोटर के केस में ये ट्रांसफार्मर एक्शन के तौर पे डील किया जाता है इसे। तो अगर आप देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पे दो एंड्स के दरमियान बेरिंग्स मौजूद होते हैं जिसके ऊपर मोटर को हैंग किया जाता है, रखा जाता है टर्मिनल बॉक्स, एंड देन ये इसकी रोटर की वाइंडिंग जिसके अंदर सेपरेशन वाइज प्लेस किया जाता है और देन इंसर्ट करने के बाद स्टेटर के इन बिटवीन रोटर को रखने के बाद टर्मिनल बॉक्स से प्रोवाइड किया जाता है। कोई बताएगा ये मोटर जो इंडक्शन आपके सामने है ये सिंगल फेज है या 3 फेज है? यस माय फ्रेंड। सर 3 फेज है। ये कैसे अंदाजा हो रहा है? सर ऊपर वो जो टर्मिनल बॉक्स है ना इसके अंदर देखे ना कनेक्शन के लिए 3 वो आ रही हैं वायर्स बाहर सर। 3 आ रही हैं, 3। अच्छा, ये इससे अंदाजा हो जाता है कि 3 फेज मोटर है। जी सर। जी जनाब, तो इन्होंने सही बताया। और एक और चीज़ मैं खासा बताता चलूँ, जो ऊपर के टर्मिनल आखिर में कौन सी वायर्स बोल रहे हैं ये? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। ये जो इन्होंने कहा कि टर्मिनल बॉक्स जो आपके सामने है, इस टर्मिनल बॉक्स पे जो टर्मिनल निकले हुए होते हैं वो 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। गौर से देखें, ये 6 टर्मिनल है, ठीक है। 6 टर्मिनल का मतलब ये होता है कि नीचे से 6 वायर्स मोटर की निकल के ऊपर आती हैं और उन 6 वायर्स में टर्मिनल का स्टार डेल्टा बनाया जाता है। एम आई राइट मिस्टर आशिक? यस सर। लेकिन मोटर के केस में हम स्टार डेल्टा नहीं बनाते बल्कि डेल्टा बनाते हैं, और डेल्टा की जो वायर्स निकलती हैं वो 3 निकलती हैं, ठीक है। तो जी सर। 6 वायर्स का डेल्टा बनाया जाता है और उस जैसे इन्होंने बताया कि 3 तारें बाहर आ रही हैं, तो ये 1 2 और ये 3, ये 3 तारे टर्मिनल बॉक्स से निकल के हम 3 फेज मोटर को ब्रेकर कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उसके स्टार्टर के ज़रिए से, ठीक है जनाब। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है किस तरह मोटर को डील किया जाता है और चलाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, कैसी मोटर है ये? सर इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत ही नहीं होती। 3 फेज की मोटर में कैपेसिटर नहीं लगता? नो सर। अच्छा, सिंगल फेज की मोटर में कैपेसिटर लगता है। वो क्योंकि फेज शिफ्ट करना होता है ना सर हमने। तो सिंगल फेज में फेज शिफ्ट के लिए कैपेसिटर लगता है, तो 3 फेज में फेज शिफ्ट के लिए कैपेसिटर नहीं लगता?
ऑलरेडी सर वो जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं तीनों फेज की ऑलरेडी वो तो शिफ्टेड होते हैं 120 डिग्री पे ना सर? जी जनाब, इसका यही जवाब है कि सिंगल फेज़ की मोटर में जिस तरह इन्होंने बताया आशिक साहब ने, बिल्कुल थ्री फेज़ की जो मोटर होती है उसमें हर एक फेज़ दूसरे फेज़ के मुकाबले में 120 डिग्री अपार्ट विथ ईच अदर होता है, इसीलिए फेज़ शिफ्ट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो हमारा काम सिर्फ 3 वायर ऑफ फेज़ के यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है और ये मोटर डायरेक्टली रन हो जाती है विदाउट कैपेसिटिव स्टार्ट। लेकिन सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसको कैपेसिटिवली स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, और जैसे इन्होंने बताया कि हमारी जो सिंगल फेज की मोटर होती है उसमें डबल वाइंडिंग इस्तेमाल होती है और एक वाइंडिंग को दूसरी वाइंडिंग से फेज डिफरेंस करने के लिए चूँकि 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हम कैपेसिटर लगा के उनके दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक वाइंडिंग का दूसरी वाइंडिंग के मुकाबले में। इस नतीजे में एक तो स्टार्टिंग टॉर्क और जो फेज डिफरेंस है दोनों वाइंडिंग के दरमियान वो 120 के बजाय 90 डिग्री क्रिएट होके स्टार्टिंग टॉर्क होके वो मोटर कैपेसिटिवली स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम कैपेसिटर ना लगाएं मोटर में तो क्या मोटर स्टार्ट हो जाएगी? सिंगल फेज में सर? सिंगल फेज की मोटर में अगर कैपेसिटर ना लगाएं तो मोटर स्टार्ट होगी या नहीं? सर सिंगल फेज में कैपेसिटर ना लगाएं तो मोटर तो वैसे रोटेट नहीं करेगी, लेकिन अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो फिर सर वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर हैंड से किसी भी उसमें डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो वो चलना शुरू कर देगी सर। जी जनाब, यही बात है जो मैं कहने वाला था। आशिक साहब ने बिल्कुल सही फरमाई ये चीज़, और वो यही बात है कि हम बगैर कैपेसिटर के भी मोटर को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। एक दो बातें हैं इसमें, रोटेट तो वो करेगी लेकिन स्लो स्पीड पे करेगी, और दूसरी बात ये है कि हमें मैनुअली उसे अपने हाथ से चलाना पड़ेगा। और ये काम मोटर के केस में तो हम करेंगे तो बहुत डेंजरस है कि उसका पहिया पकड़ के लेट से आप भैया बेल्ट मैकेनिज्म से घुमा रहे हैं, जैसे वो हमारे वो होता है ना गन्ने का जूस निकालने वाले होते हैं, वो ऐसे हाथ से घुमाते हैं ना पहिए को। यस सर। तो बड़े पहिए को घुमाना तो मुश्किल नहीं, वो तो जनरेटर एक होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग टॉर्क और वो घुमाने के लिए ताकि स्मूथ तरीके से वो मोटर रोटेशन में आए और चल जाए, उसका मकसद गन्ने की मशीन में तो ये होता है, जनरेटर वाइज वहाँ लगा होता है। और लेकिन मोटर के केस में हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि बेल्ट मैकेनिज्म छोटा लगा होता है, हमारा हाथ भी आ सकता है। तो दूसरी बात मैं ये बता क्यों रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जी मोटर चल नहीं रही, तो जाकर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं अगर अपने हाथ के ज़रिए किसी मैकेनिज़्म के ज़रिए उसको हिलाने की कोशिश करूँ, चलाने की कोशिश करूँ, क्या वो चल जा रही है, वो स्लो चल रही है, इसका यही मतलब है कि उसके कैपेसिटर का फ़ॉल्ट उसमें आया है। तो हमें कैपेसिटर रिप्लेस करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम सुबह उठते हैं और पंखा नहीं चल रहा होता, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है किसी चीज़ लंबी डंडी के ज़रिए से, हैंगर के ज़रिए, किसी भी चीज़ से अगर हम फ़ैन को रोटेट करें और वो रोटेट कर जाए आपके हिलाने के नतीजे में, तो उसका यही मतलब होता है कि उसका कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो गया है, आपको कैपेसिटर रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ताकि हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने एंड से दे सकें और हम इंजीनियर कहलाए भी जाएँ। ये सब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कभी-कभी हमारे लिए फील्ड में चैलेंजिंग बन जाती है, अगर हमें इनकी बेसिक्स ना पता हो तो। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और कोई सवाल आपके जहन में नहीं होगा। हमने कैपेसिटिव स्टार्ट मोटर्स को पढ़ लिया है और थ्री फेज स्टार्ट जो मोटर है उन्हें पढ़ लिया है, कैपेसिटिव लेस मोटर्स को भी पढ़ लिया है और कैपेसिटिव स्टार्ट मोटर्स को पढ़ लिया है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसके हवाले से भी हमने बात कर ली है, और स्टार डेल्टा कनेक्शन में बात कर ली। एक चीज़ इसमें रह गई थी, साथ साथ बताता चलूँ मैं, कि मोटर्स की जब हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हम स्टार या डेल्टा प्रोवाइड नहीं करते बल्कि सिर्फ डेल्टा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो पावर कह लें, वोल्टेज कह लें, फेस टू फेस वोल्टेज कह लें, वो स्टार के मुकाबले में डेल्टा में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा के वोल्टेज हैं वो √3 टाइम्स ग्रेटर होते हैं स्टार के मुकाबले में, और स्टार के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो डेल्टा के मुकाबले में √3 टाइम्स लेसर होते हैं। इसीलिए हम पावर कह लें, वोल्टेज कह लें, फेस टू फेस वोल्टेज कह लें, हम जो ज़्यादा डेल्टा में होते हैं तो वो कनेक्शन इसलिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो हम मोटर को स्टार्ट स्टार में नहीं करवाते, अमूमन मोटर्स डेल्टा में ही होती हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ मोटर भी होती हैं
जिन्हें हम कहते हैं ASD स्टार्टर्स, स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर स्टार्टर्स। किसी ने सुना है इनके बारे में? जैसे एक होता है डॉल स्टार्टर्स, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स, और एक होता है ASD स्टार्टर्स, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स। किसी ने सुना है इनके बारे में? यस सर। तो कुछ बताएं इसके बारे में। सर ये डुअल जो होता है ना सर, वो डायरेक्ट डेल्टा में स्टार्ट कराता है। जैसे हमने उसमें कोई भी पुश बटन लगा देते हैं तो डायरेक्ट हमारी जो 3 वायर्स आ रही होती हैं डायरेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर के थ्रू उधर चले जाते हैं। उसके 2 सर्किट होते हैं सर, एक पावर सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है सर। जी। अच्छा, जो और दूसरा हमने, जो होता है ना सर, स्टार डेल्टा होता है। जी जी, अच्छा, हमने जो ये मोटर पढ़ी है, ये स्टार है, डेल्टा है, या स्टार टू डेल्टा है ये मोटर? ये वाली सर, सर ये डेल्टा है। ये डेल्टा है जनाब, बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन की भी थी इसकी, तो आपने सही बताया। तो जी, आप कंटिन्यू करें, आप बता रहे थे मजीद। ये सर स्टार डेल्टा में फिर से चलाते हैं जब मीन्स के लोड हमारा हैवी होता है ना सर। जी तो उसके लिए शुरू में हमें मोटर को स्टार्ट करना होता है, वो स्टार में चलती है कुछ सेकंड्स के लिए। जी, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सर वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत अपनी मीन्स के फुल स्पीड में आ जाती है। सही। अच्छा, ये हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये मोटर डेल्टा में चलेगी, ये मोटर स्टार टू डेल्टा में चलेगी? ये कैसे सर कैटेगराइज होता है? सर एक्चुअली जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं ना, लोड देख के हम कि किस लोड के लिए हम मोटर को डिज़ाइन कर लें। जैसे अब हमने फाउंटेन चलाने हैं सर, हम्म। तो ये मेरे जो है ना एक हैवी लोड नहीं है सर, लाइटली लोड है, तो उसके लिए मैं स्टार में कनेक्ट करता हूँ। मोटर की वाइंडिंग जो है बाहर निकलती है तो सर, और हम्म। जैसे मैंने किसी